नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज आपके लिए जो वीडियो लाया गया है, इसमें उत्तराखंड वन दरोगा के लिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपका पहले भी जो आपके चल चुके थे, दो इसके पार्ट पहले अपलोड हो चुके थे डिटेल्स में वीडियोज। तो उस पर यह वीडियो आज आगे कंटिन्यू किया गया है। तो काफ़ी लोग इसके बारे में कह रहे थे कि जो डिटेल्स में जो टॉपिक है उनको जो है करवाया जाए। तो आज इसका जो है आपका अगला पार्ट है। तो इससे पहले अगर आपने वो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज का आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका कोशिकांग। तो आप देख सकते हैं जो कोशिकांग होते हैं उसके बारे में क्या क्या आपको जो है ध्यान में रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में अनेक छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। इन्हीं को कोशिकांग कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो कोशिका होती है उसमें जो है आपके छोटे छोटे जो आपके घटक पाए जाते हैं जो आपकी कोशिका के लिए कुछ विशिष्ट कार्यों को करते हैं। इन्हीं आपके जो आपके घटक होते हैं इनको आपका कोशिकांग कहा जाता है। फिर अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे कि आपके उदाहरण के लिए जो कोशिकांग के उदाहरण है, जैसे आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, तारक केंद्र, लाइसोसोम्स। तो ये सारे के सारे आपके कोशिकांग के उदाहरण हैं। फिर आपको आगे ध्यान में रखना है सभी कोशिकांग कोशिका के जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। तो जितने के जितने ये सारे आपके जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का उपकरण, तारक केंद्र, लाइसोसोम्स, ये सारे के सारे आपके जो आपका जीव द्रव्य होता है कोशिका में उपस्थित, उसमें ये पाए जाते हैं। फिर जो आपको जो है अगली बात जो ध्यान में रखनी है वो है आपका अंतःद्रव्यी जालिका। तो यह भी एक कोशिकांग का आपका जो है प्रकार है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अंतःद्रव्यी जालिका होती है यह आपकी झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। फिर अगली बातें जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपकी अंतःद्रव्यी जालिका होती है यह आपकी दो प्रकार की होती है। पहली होती है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, दूसरी होती है खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको ध्यान रखनी है अंतःद्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। फिर अब आपको जो चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है वो है इस पर राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम्स पर आपका प्रोटीन संश्लेषित होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको ध्यान रखना है जो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका होती है इस पर आपके राइबोसोम लगे होते हैं और जो राइबोसोम्स होते हैं यहाँ पर आपका जो है प्रोटीन संश्लेषित होता है। फिर अगला है आपका वो है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। तो जो चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका होती है यह वसा तथा लिपिड अणु बनाने में सहायता करती है। तो आपको ध्यान रखना कि जो आपकी चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका होती है वह आपका वसा तथा लिपिड अणु बनाने में सहायता करती है। तो आप लोगों से सबसे पहले एक बात के बारे में डिस्कस करना है कि आप सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ अपने जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करें। क्योंकि जो ये आपके जो डिटेल्स में आपके जो वीडियो कराए जाते हैं काफ़ी जगह आपको ये जो आप चाहे कोचिंग में जाओगे या कहीं और पर आपको ये पेड कोर्स के रूप में मिलेंगे। परंतु अगर आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करोगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर कर इसके बारे में बताओगे, तो आप लोगों को ये सारे के सारे वीडियो जो जितना भी आपका सिलेबस होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियो आपको फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और जो आपका जो है चैनल के जो आपका सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करें। तो इसी से हमको जो है मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर कर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें जिससे कि आपको जो है ऐसे वीडियोज़ फ्री में मिलते रहें। क्योंकि काफ़ी जगह आपको ये पेड कोर्स के रूप में दिए जाएंगे बट यहाँ पर सारे वीडियोज़ फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। परंतु आपको इसके लिए सिर्फ
आपको अपना जो है सहयोग प्रदान करना होगा। फिर आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका गोल्जी उपकरण। तो आप देख सकते हैं जो गोल्जी उपकरण होता है, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है आपको ध्यान में रखनी है, यह झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है, इसके द्वारा लाइसोसोम को बनाया जाता है। तो जो आपकी जो है गोल्जी आपका जो उपकरण होता है, इसी के द्वारा आपका जो है लाइसोसोम्स को बनाया जाता है। फिर अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, गोल्जी उपकरण में सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा बनती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर आपकी सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा बनती है, तो ये आपका जो है गोल्जी उपकरण में आपको ध्यान में रखना है, सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण होता है। फिर अगली बात है जो आपको जो है ध्यान में रखनी है, वह है आपका लाइसोसोम्स। तो जो लाइसोसोम्स के बारे में महत्वपूर्ण बात है आपको जो है ध्यान में रखनी है, वह पहला है लाइसोसोम्स कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र का नाम बताइए, तो आपको सीधे जो है आपको ध्यान में रखना है कि वह है आपका लाइसोसोम्स। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट बात है आपको जो है ध्यान में रखनी है, वो है लाइसोसोम्स में पाचक एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। फिर अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, लाइसोसोम्स बाहरी पदार्थों के साथ साथ कोशिकांगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके साफ करता है। तो ये आपके जो कोशिका के जो टूटे फूटे भाग होते हैं, उनको पाचित करके साफ करने का काम भी आपका लाइसोसोम्स करता है। इसी के साथ आपको जो अगली बात जो है ध्यान में रखनी है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत होती है, तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लाइसोसोम्स होता है, इसी को आपका जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। और आपको पता लग गया होगा कि इसको आत्मघाती थैली हम क्यों कहते हैं। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और इसके जो है इसी तरह डिटेल्स में आपको जो है वीडियोज़ प्रोवाइड करने हैं या नहीं, आप ज़रूर बताएं। और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर आपको अगला जो आपके लिए जो ये प्रश्न है, इसका जवाब आप जल्दी से जो है अभी आपको ऊपर डिस्कस किया गया अंतःद्रव्यी जालिका के बारे में, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जो आपकी अंतःद्रव्यी जालिका होती है, यह कितने प्रकार की होती है। तो आप सभी लोग कमेंट कर कर इसके बारे में जितना आपको हो लिख कर बताएं कि आपकी जो अंतःद्रव्यी जालिका होती है कितने प्रकार की होती है। फिर जो अगली बात है वो आपको ध्यान रखनी है, वो है आपका जो कोशिकांग अगला जिसका नंबर है वो है माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इसे कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और यह प्रश्न भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, इसी को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। फिर अगली बात आपको ध्यान रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया में कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यह दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका दो झिल्लियों से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो इसकी बाहरी झिल्ली होती है, यह छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली वलित होती है। फिर जो आपको अगली बात जो ध्यान में रखनी है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका अपना अलग से डीएनए होता है और इसके अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। फिर जो अगली बात आपको ध्यान में रखनी है वो है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो आपके एटीपी होते हैं, इसके रूप में आपका
माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है। फिर अगली बात है, यह अपना प्रोटीन स्वयं बनाता है। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह अपना प्रोटीन का निर्माण स्वयं करता है। तो ये सारी बातें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान में रखनी है। फिर अगला है जो आज का आपका जो है वो है बात जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है आप देख सकते हैं कोशिकीय ऊर्जा का संचयन एवं निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। तो ये सारी बातें आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान में रखनी है। फिर जो अब आपका जो अगला कोशिकांग है वो है आपका रसधानियाँ। तो जो रसधानियाँ है इसके बारे में जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो पहली है, रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। फिर अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान में आपको जो है रखना है। फिर रसधानियाँ के बारे में आपको जो अगली बात है वो ध्यान में रखनी है। आप देख सकते हैं पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। तो ये आपका जो है पादप कोशिकाओं में जो आपकी रसधानियाँ होती है वह इसको स्फीति तथा कठोरता प्रदान करने का काम भी आपकी जो है रसधानियाँ पादप कोशिकाओं में करती है। फिर आपका जो है अगला जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपका पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। तो ये सारी बातें आपको जो है रसधानियाँ के बारे में ध्यान में रखना है। फिर अगला है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक वो है कोशिका विभाजन। तो जो कोशिका विभाजन है उसके बारे में आपको जो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है वो है जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है जिसमें आपकी पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन एवं प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। तो जो आपकी नई कोशिकाओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है इसी को कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो जो आपका सेल डिवीजन होता है इसमें क्या होता है कि आपकी जो नई कोशिकाएं बनती है, न्यू सेल्स का जो आपका है प्रोडक्शन होता है, तो इसी को कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न कहा जाता है। फिर जो अगली बात आपको जो है ध्यान में रखनी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये है आपका कोशिका विभाजन के प्रकार। तो ये आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कोशिका विभाजन होता है यह दो प्रकार का होता है। ध्यान में रखना है जो आपका कोशिका विभाजन होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला है आपका सूत्री विभाजन, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपको जो ध्यान में रखना है सूत्री विभाजन के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन की यह प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। फिर आपको जो सूत्री विभाजन है इसके बारे में महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है वो है इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान होती है। तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर जो ध्यान में रखनी है जो आपका सूत्री विभाजन है उसके बारे में, कि जो आपका सूत्री विभाजन होगा इसमें जो आपकी जो एक मातृ कोशिका होगी यह विभाजित होकर आपकी दो नई कोशिकाएं बनाएगी और जो दो दो नई कोशिका होगी इसमें जो आपका गुणसूत्र होंगे, तो जितने आपके मातृ कोशिका में गुणसूत्र होंगे उतने ही आपकी जो दो नई कोशिकाएं बनेगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी। यानी आपका जो सूत्री विभाजन होगा उसमें जो नई कोशिकाएं बनेंगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या पुरानी कोशिकाओं के समान बराबर मात्रा में होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है जो आपका वो है अर्धसूत्री विभाजन। तो जो अगर अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अगर आपको जो ध्यान में रखना है वह है जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण
कहते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि जो अर्धसूत्रण होता है इसमें क्या प्रोसेस होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको अर्धसूत्री विभाजन के बारे में ध्यान में रखना है कि इसमें आपके दो विभाजन होते हैं। तो जो अर्धसूत्रण विभाजन होता है इसमें आपके दो प्रकार के विभाजन होते हैं। और जो अगली बात आपको ध्यान में रखनी है वो है कि जो आपका अर्धसूत्रण होता है इसमें जब कोशिकाएं अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इसमें दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती है। और जो नई कोशिकाएं होती है इसमें मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आपने देखा कि जो आपका सूत्री विभाजन था उसमें मातृ कोशिकाओं से मिलकर जो आपकी दो नई कोशिकाएं बन रही थी और उसमें जो गुणसूत्र थे उनकी संख्या मातृ कोशिका के समान थी। परंतु जो आपका अर्धसूत्रण होता है इसमें जो आपकी जो है दो की जगहों पर चार कोशिकाएं बनेगी। जो मातृ कोशिकाएं हैं उससे आपकी जो है चार कोशिकाओं का निर्माण होगा। और इन चार कोशिकाओं में जो आपके गुणसूत्र होंगे वो मातृ कोशिका की तुलना में आधे गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके बारे में आपको जो है नोट डाउन करना है। तो ये थे आज के जो है जो डिटेल्स में जो आपका जो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के टॉपिक्स। तो इसी प्रकार से आगे भी यह सीरीज कंटिन्यू रखनी है नहीं, आप ज़रूर कमेंट कर कर अपनी प्रतिक्रिया दें और आप जो है वीडियो को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि आप जो है हम इसको सपोर्ट कर सकें। और अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको सारे वीडियोस लेक्चर यहाँ पर फ्री में सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे। परंतु इसके लिए आप सभी लोगों को सपोर्ट करना होगा। और आप आज का जो है प्रश्न है जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए रखा जाता है, तो आप इसका जवाब जरूर दें। तो आज का प्रश्न है कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी आपका है तीन प्रकार का, ऑप्शन सी चार प्रकार का, या ऑप्शन डी पांच प्रकार का। तो आप जरूर इसके बारे में जितना ज़्यादा आपको पता हो लिख कर बताएं कि आपका कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। और साथ ही में यह जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को फिर से कहूँगा कि आप शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपको फ्री में सारे वीडियो यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ ही में अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको जब कभी ऐसी वीडियोज अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।